साल 2021 में रिलीज हुई एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड हमारी आज की मूवी है लैंस्की। ये कहानी है मीयर लैंस्की के बारे में, जो ज्यूइश माफिया का एक अकाउंटेंट था और अपनी ऑर्गेनाइज क्राइम की लाइफ और फाइनेंस की नॉलेज की वजह से उसने अमेरिका में पहली बार हर क्राइम सिंडिकेट को एक बिजनेस करने वाली कंपनी की तरह ऑपरेट करना सिखाया और इस एम्पायर को बनाने के रास्ते में उसने कई अच्छे और बेहद बुरे कामों को भी अंजाम दिया। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1981 में फ्लोरिडा के मायामी शहर से, जहां हम डेविड स्टोन नाम के एक राइटर को देखते हैं। डेविड एक डाइवोर्सी है जिसकी फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं है और वो अपने शहर से यहाँ एक बुक लिखने आया है जिसे यहाँ मीयर लैंस्की नाम के एक फेमस रिटायर्ड मॉबस्टर ने बुलाया है। लैंस्की को अभी रिसेंटली ही लंग कैंसर डायग्नोस हुआ है और वो डेविड से मिलके उससे कहता है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वाले पिछले 20 सालों से उसके बारे में बेहद उल्टा सीधा छापते रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरी असली कहानी लोगों तक पहुँचे। इसीलिए तेरी लास्ट बुक पढ़ने के बाद मैंने फैसला किया है कि तू ही मेरी लाइफ स्टोरी लिखेगा। और वो डेविड से प्रॉमिस मांगता है कि ये बुक छपने तक जो भी चीजें मैं तुझसे डिस्कस करूंगा वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। डेविड उसे जुबान देता है कि उनकी करी हुई बातें बुक प्रिंट होने तक कभी बाहर नहीं आएंगी और लैंस्की उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है और हमें फ्लैशबैक में साल 1912 का न्यूयॉर्क दिखाया जाता है, जहां हम 10 साल के मीयर लैंस्की को देखते हैं जिसे मैथमेटिक्स पढ़ना बेहद पसंद होता है क्योंकि उसे नंबर्स में बेहद इंटरेस्ट होता है। लैंस्की के इसी इंटरेस्ट की वजह से एक दिन वो अपने घर के नीचे जुआ खेलने वाले लड़कों के पास जाता है और डाइस के एक नंबर पे अपने कुछ सेंट्स लगा देता है और तुरंत हार जाता है। वो गेम हारने के बाद भी निराश नहीं होता और उस गेम के डाइस को स्टडी करने लगता है और ये रियलाइज करता है कि ये कोई लक या चांस का गेम नहीं है। और जैसे ही वो समझ जाता है कि वो लड़के डाइस पे कौन सा नंबर फेंकने वाले हैं, वो फिर से अपनी बेट लगाता है और अपने पैसे वापस जीत के घर चला जाता है। उस दिन लैंस्की को ये बात समझ आती है कि जुआ खेलने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि जिसके पास लोग जुआ खेलने के लिए अपना पैसा लेके आते हैं वो आदमी हमेशा पैसे बनाता है। और लैंस्की बड़ा होके अपना खुद का एक कैसीनो बनाने का सपना देखने लगता है। इस इंसिडेंट के बाद साल 1918 में हम लैंस्की को देखते हैं जो जवान हो चुका है और बेन उर्फ बग्जी नाम के अपने एक पार्टनर के साथ अपना खुद का एक छोटा सा कैसीनो चलाता है। बग्जी इस गैंग की बॉडी होता है जो सारी हैवी लिफ्टिंग और वॉयलेंस करता है और लैंस्की इस गैंग का ब्रेन होता है जो सारी अकाउंटिंग और पैसे का हिसाब रखता है। और वो दोनों बिजनेस पार्टनर्स नहीं बल्कि दो भाइयों की तरह होते हैं। एक दिन जब लैंस्की को पता चलता है कि उनका एक आदमी गैंग के अकाउंट से कुछ पैसे कम कर रहा है, तब वो बग्जी के साथ उसके ऑफिस में जाता है और बग्जी से उसे शूट करवा देता है क्योंकि लैंस्की को अपने बिजनेस के अकाउंट्स में किसी तरह का लॉस पसंद नहीं होता। लैंस्की और बग्जी के बिजनेस और वॉयलेंस से इसलिए भी सब लोग दूर रहते हैं क्योंकि रिलीजन से ज्यूइश होने की वजह से उन दोनों ने अपने जैसे यंग ज्यूइश लड़कों को हायर करके एक बड़ा गैंग बना लिया होता है और सभी लोग उन्हें न्यूयॉर्क के ज्यूइश माफिया के फाउंडर के रूप में देखने लगते हैं। लैंस्की बग्जी से कहता है कि उन्हें और ज्यादा पैसा कमाने के लिए लिकर बिजनेस में घुसना चाहिए, जिसपे गवर्नमेंट ने उस टाइम बैन लगा रखा होता है। और वो दोनों इटालियन माफिया के बॉस लकी लुसियानो से मिलते हैं जो न्यूयॉर्क और पूरे ईस्ट अमेरिका के सभी इटालियन गैंग्स को कंट्रोल करता है। और लैंस्की के तेज दिमाग और अच्छे प्रॉफिट मेकिंग आइडिया से इंप्रेस होकर लकी भी उनके ज्यूइश गैंग के साथ काम करने को मान जाता है और वो लोग मिल के अपना एक शराब का वेयर हाउस बनाते हैं और सारे देश में शराब सप्लाई करने लगते हैं। डेविड उसकी कहानी बेहद इंटरेस्ट के साथ सुन रहा होता है और अपनी बुक के लिए नोट्स भी बना रहा होता है। और लैंस्की कहता है कि इटालियन माफिया से हाथ मिलाने के बाद उनका सेकंड बिजनेस भी उन्हें हर महीने लाखों डॉलर्स कमा के देने लगा। और लकी की ही पार्टी में उसकी मुलाकात एक एन नाम की लड़की से हुई और जल्द ही वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। एन से शादी के कुछ साल बाद लैंस्की को एक डॉक्टर से पता चलता है कि उसके बेटे बडी को सेरेब्रल पाल्सी है और वो फ्यूचर में कभी ठीक से चल नहीं पाएगा, जिस बात से वो काफी दुखी होता है। वो ये बात बग्जी के सिवा किसी से शेयर नहीं करता और एक दिन उनके गैंग के कुछ लोग उन दोनों के सामने एक आदमी को लाते हैं जिसने उनसे उधार लिए हुए पैसे गैम्बलिंग में उड़ा दिए होते हैं और वो लोग उसकी वाइफ के सामने ही उसे शूट करके मार डालते हैं। लैंस्की जब डेविड को अपनी ये स्टोरी सुना रहा होता है तब दो FBI एजेंट्स उन्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिन्हें उस $300 मिलियन की तलाश होती है जो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लैंस्की ने अपने अमेरिकन और फॉरेन कैसीनो बिजनेस से कमाए हैं। और उन्हें लगता है कि डेविड इस काम में उनकी हेल्प कर सकता है क्योंकि लैंस्की डेविड से रोज घंटों बातें करता है और FBI वाले डेविड पे नजर रखने लगते हैं। कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है जहाँ साल होता है 1937 और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाली होती है, जहाँ
वहाँ एडोल्फ हिटलर के जर्मनी में बढ़ते प्रोपेगेंडा से इन्फ्लुएंस होकर कई अमेरिकन भी एक नाजी पार्टी बना लेते हैं और ज्यूज के खिलाफ गलत बयानबाजी करके रैलीज निकालने लगते हैं, जिस न्यूज को पढ़ के लैंस्की को बेहद गुस्सा आता है और वो बग्जी और अपने ज्यूइश गैंग के साथ उस नाजी पार्टी के न्यूयॉर्क ऑफिस में चला जाता है। लैंस्की अपनी गैंग के साथ उन सभी हिटलर के फॉलोअर्स को बेहद बुरी तरह पिटवाता है और उनका वो ऑफिस भी खराब कर देता है। पर जब उसकी इस लड़ाई के बारे में न्यूज़पेपर में लिखा जाता है तो ज्यूइश कम्युनिटी इस बात को बेहद कंडेम करती है और उसकी वाइफ एन भी लैंस्की को ऐसी नेगेटिव पब्लिसिटी अट्रैक्ट करने के लिए उसके बच्चों के सामने ही गुस्सा करती है। लैंस्की ने माफिया के साथ मिलकर स्मगलिंग के लिए न्यूयॉर्क के शिपिंग डॉक्स की यूनियन को अपने कंट्रोल में ले लिया होता है और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद साल 1942 में मिलिट्री इंटेलिजेंस के कुछ ऑफिसर्स लैंस्की से एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में कुछ इलीगल जर्मन इमिग्रेंट्स हैं जो शिपिंग डॉक से जा रही अमेरिकन नेवी की शिप्स के बारे में जर्मन्स को बता रहे हैं, जिसकी वजह से समंदर में हमारी नेवी को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए वो लैंस्की से हजारों डॉक वर्कर्स में से उन छिपे हुए जर्मन्स को ढूंढने के लिए कहते हैं। वो उनकी हेल्प के लिए मान जाता है, पर इस काम के लिए वो एक शर्त रखता है और कहता है कि उसका फ्रेंड लकी लूसियानो एक मर्डर केस में पिछले 3 साल से जेल में है और अगर तुम उससे पुलिस से बात करके पैरोल दिलवा दो तो मैं अपने आदमियों को कह के उन जर्मन्स को ढूंढ निकालूंगा। और इंटेलिजेंस के लोग पुलिस पे प्रेशर बना के लकी को पैरोल दिलवाते हैं और लकी के बाहर आते ही लैंस्की का गैंग पूरे डॉग्स को छान मारता है और 2 जर्मन्स को ढूंढ के इतनी बुरी तरह टॉर्चर करता है कि वो बाकी सभी जर्मन इन्फॉर्मर्स की लोकेशन बता देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लैंस्की मिलिट्री पुलिस तक पहुंचा देता है और उन सभी को अमेरिका में जासूसी करने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ साल के बाद इटालियन माफिया के बीच में एक वॉर छिड़ जाती है और सैल्वाटोर नाम का एक इटालियन जो न्यूयॉर्क का नया बॉस बनने वाला होता है लैंस्की को अपने ऑफिस में अकेले मिलने के लिए बुलाता है। सैल्वाटोर को पता होता है कि लैंस्की अपने प्रॉफिट मेकिंग स्किल्स और फाइनेंस की पढ़ाई की वजह से माफिया के सारे इलीगल पैसे को लीगल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है और वो उसे लकी लूसियानो को छोड़ के अपने साथ बिजनेस करने को कहता है और बोलता है कि वो लकी को जल्द ही मारने वाला है। पर लकी लैंस्की का पुराना दोस्त होता है, इसलिए वो सैल्वाटोर के साथ काम करने के लिए मना कर देता है और इस मीटिंग रूम के बाहर बग्जी और लैंस्की के बाकी साथी पुलिस यूनिफॉर्म पहन के एक नकली सर्च वारंट दिखाते हुए सैल्वाटोर की बिल्डिंग में घुस जाते हैं और बग्जी वहां आके सैल्वाटोर का मर्डर कर देता है और बाहर उनके आदमी उसके कई गैंग मेंबर्स को भी मार डालते हैं। लैंस्की की अपने लिए ये लॉयल्टी देख के लकी उसे अमेरिकन माफिया के पार्लियामेंट, जिसे सब कमीशन कहते हैं, उसमें एक सीट ऑफर करता है। कमीशन में अमेरिका के हर बड़े शहर के सबसे बड़े माफिया बॉस के लिए एक सीट होती है जो कभी आपस में पावर के लिए नहीं लड़ते और उनकी यूनिटी से देश का हर छोटा बड़ा गैंग उनसे डर कर रहता है। लकी उससे कहता है कि कमीशन में अब इटालियन माफिया के साथ आयरिश माफिया बॉसेस भी जुड़े हैं और जूइश माफिया की तरफ से मैं तेरा नाम प्रपोज करने वाला हूँ। लकी कहता है कि कमीशन में हर माफिया ग्रुप से सिर्फ एक ही आदमी को सीट मिलती है, इसीलिए तेरे साथ बग्जी हमें ज्वाइन नहीं कर सकता। जिसपे वो कहता है कि वो बग्जी को लास वेगस भेज रहा है ताकि डेजर्ट में अब तक का सबसे बड़ा कैसीनो बनाया जा सके। इस सारे क्रिमिनल एम्पायर से डील करने की वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता और उसकी वाइफ एन उससे रोज लड़ने लगती है और कहती है कि उसके बुरे कामों की सजा उनके बेटे बडी को मिली है, इसलिए वो चल फिर नहीं पाता। पर लैंस्की उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। बग्जी के जाने के बाद लैंस्की कमीशन को ज्वाइन कर लेता है, जिस टेबल पे उसकी मुलाकात लकी के साथ पॉल कैस्टेलानो और अल कपोन जैसे बड़े माफिया बॉसेस से होती है। सैल्वाटोर जैसा कोई फिर कभी उन पे हमला ना कर दे, इसीलिए कमीशन के मेंबर्स मर्डर इन कॉर्पोरेशन नाम का एक एक्स आर्मी और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का ग्रुप बनाते हैं और उनसे पूरे अमेरिका में अपने कॉम्पिटिशन्स पे मर्डर्स और टॉर्चर्स कमिट करवाते हैं और मर्डर इंक के खून खराबे से डर के फिर कभी कोई माफिया के इस कमीशन को चैलेंज नहीं करता। लैंस्की अपने दिमाग से सभी बड़े माफिया ग्रुप के एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और स्मगलिंग के पैसों को होटल्स और कैसीनोज बिल्ड करने में लगाने लगता है और सभी अपने पैसों के साथ उस पे भरोसा भी करने लगते हैं क्योंकि वो उनकी इन्वेस्टमेंट पे हमेशा डबल और ट्रिपल प्रॉफिट कमा के देता है। और अब सारे मॉब बॉसेस के बीच में वो ही सबसे ज्यादा एजुकेटेड और रिच गैंगस्टर होता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और अपने नोट्स के बेसिस पे जब डेविड बुक लिखने के लिए टाइपिंग शुरू करता है तब 2 FBI एजेंट्स उसके होटल रूम में आते हैं और उसे पैसों के बदले में लैंस्की से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए फोर्स करते हैं। वो कहते हैं कि लैंस्की ने अपने कैसीनो बिजनेस से $300 मिलियन कमाए थे जो उसने कहीं छुपा दिए हैं और हमारे मल्टीपल बार इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी वो उन पैसों की लोकेशन नहीं देता है। और क्योंकि डेविड को भी इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत होती है, इसीलिए वो FBI का खबरी बनने के लिए मान जाता है।
इसके बाद जब डेविड लैंस्की से मिलता है तब लैंस्की अपनी कहानी दोबारा रिज्यूम करता है और कहता है कि काफी ज्यादा पैसा आ जाने के बाद साल 1946 में वो क्यूबा गया और वहाँ काफी पैसा इन्वेस्ट करके उसने बड़े कसिनोज खोले जहाँ अमीर इंटरनेशनल टूरिस्ट गैम्बलिंग करने आने लगे और इस ओवरसीज बिजनेस से भी उसने काफी पैसे अर्न किए जिसका वो टैक्स भी भरता था। जब बैंक अकाउंट्स के बाद घर में भी लैंस्की के पास पैसे रखने की जगह कम पड़ने लगी तब उसने अपने पैसों से फ्लोरिडा में अपना खुद का एक कॉलोनियल नाम का 5 स्टार होटल भी खोला और उसकी ओपनिंग के बाद उसने अपनी फैमिली को भी वहां रहने के लिए बुलाया जहां एन के साथ उसके सभी बच्चे और व्हील चेयर पे बडी भी वहां आया। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि लैंस्की अपने तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा प्यार बडी को करता है और वो अपने होटल के कैसीनो में बडी को डिफरेंट गेम्स भी खिलवाता है जिससे बडी बेहद खुश होता है। तभी एक यारीव नाम का जूइश आदमी लैंस्की से मिलने आता है और उसे बताता है कि हिटलर की क्रूअल्टी से बच निकले जूइश लोग इजराइल नाम का एक अलग देश बनाने जा रहे हैं और हम सारी दुनिया के बड़े जू बिजनेसमैन से फाइनेंशियल मदद मांग रहे हैं ताकि अपने नए देश की बाउंड्री और आर्मी को मजबूत कर सकें। लैंस्की अपने कसिनो मैनेजर और साथ खड़े इटालियन गैंगस्टर से सारा कैश लेके यारीव को दे देता है और अपनी कोट पॉकेट में पड़ा सारा कैश भी उसे देके कहता है कि मैं जल्द ही और पैसा इस नए देश के लिए भेजूंगा ताकि हिस्ट्री में जो जूस के साथ हुआ वो दोबारा ना हो। और यारीव लैंस्की को थैंक्स कहता है और बोलता है कि इजराइल कभी उसका ये एहसान नहीं भूलेगा। अपने होटल में सालों बाद लैंस्की अपने बेटे बडी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है पर उसकी वाइफ उस पर अब भी नाराज होती है और हमेशा उसे एक क्रिमिनल और मर्डरर ही कहती है और लैंस्की के क्राइम्स के बारे में सोच सोच के उसकी मेंटल कंडीशन भी खराब होने लगती है और लैंस्की को उसे एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भिजवाना पड़ता है। इटालियन गैंगस्टर से लैंस्की को पता चलता है कि बग्जी कई सारी माफिया फैमिलीज का पैसा लास वेगास के एक कसिनो को बनाने में लगा रहा था पर पिछले 2 सालों से उस जगह की कंस्ट्रक्शन रुकी पड़ी है। उसे पता चलता है कि बग्जी से माफिया के लोग इस वक्त काफी नाराज हैं क्योंकि वो लॉसेस झेलने के बाद भी कसिनो बनाने की जगह कैलिफोर्निया की एक मूवी स्टार को डेट कर रहा है और ऐसी अफवाह है कि उसने माफिया का इन्वेस्ट करा हुआ सारा पैसा डुबा दिया है। लैंस्की बग्जी को कॉल करके फ्लोरिडा बुलाता है जहां वो उससे कहता है कि उसे जल्द से जल्द उस कसिनो को स्टार्ट करके कमीशन में बैठे लोगों को कुछ प्रॉफिट दिखाना होगा वरना तेरी जान को खतरा भी हो सकता है क्योंकि ये लोग अपने पैसों को बेहद सीरियसली लेते हैं। पर बग्जी कहता है कि सब कंट्रोल में है और लैंस्की को उसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर जब अगले कुछ महीनों तक भी बग्जी कसिनो को शुरू नहीं करवा पाता तब कमीशन के लोग एक मीटिंग बुलाते हैं और लैंस्की को छोड़ के सभी माफिया बॉसेस अपना पैसा डुबाने के लिए बग्जी को मारने का एक मोशन पास करते हैं और अगले ही दिन बग्जी सीगल को कैलिफोर्निया में शूट करके मार दिया जाता है जिस न्यूज से लैंस्की काफी अपसेट होता है। डेविड को लैंस्की की स्टोरी में तो इंटरेस्ट होता है पर उसे FBI वालों के कहने पर लैंस्की के छुपाए हुए पैसों की लोकेशन भी पता करनी होती है, इसीलिए वो उससे अपने प्रॉफिट्स और टैक्स स्टोरी के बारे में पूछने लगता है जिन क्वेश्चन से लैंस्की अलर्ट हो जाता है और समझ जाता है कि डेविड उससे कुछ उगलवाना चाह रहा है और लैंस्की उसे एक इजराइल के बैंक की लोकेशन बताता है जो इन्फॉर्मेशन डेविड FBI को देता है और FBI एजेंट फॉरेन ट्रैवल करके इजराइल के टेल अवीव शहर जाता है और लैंस्की का बैंक और लॉकर ढूंढ निकालता है पर उस लॉकर के अंदर सिर्फ एक पेपर होता है जिसपे लिखा होता है कि उन्हें वो पैसा कभी नहीं मिलेगा और FBI वाले इस इंसल्ट से बेहद शर्मिंदा होते हैं क्योंकि लैंस्की को शुरू से ही पता होता है कि वो लोग डेविड के थ्रू उससे पैसों की लोकेशन निकलवाना चाह रहे हैं। FBI वाले डेविड को बता देते हैं कि लैंस्की उनके बारे में जानता है और डेविड जब नेक्स्ट टाइम उससे मिलता है तो पूछता है कि उसने FBI वालों को ऐसे इंसल्ट क्यों किया। वो कहता है कि FBI और स्टेट डिपार्टमेंट उससे 8 साल पहले ही ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने हमेशा अपने बिजनेस को ऑन पेपर रख के ईमानदारी से करोड़ों डॉलर्स टैक्स भरा है। लैंस्की डेविड को बताता है कि जब अमेरिकन गवर्नमेंट मेरे ऊपर कोई केस नहीं बना पाई तब उन्होंने मेरे माफिया से रिश्तों की वजह से मुझे मीडिया में बदनाम कर दिया और जब साल 1970 में मैंने इजराइल की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया तब इजराइल पे किए गए मेरे सारे फेवर्स को भुला के वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन मीडिया के प्रेशर में आके मुझे सिटीजनशिप नहीं दी और एक ज्यू यानी यहूदी होके भी इजराइल का सिटीजन ना बन पाने वाला मैं वर्ल्ड का पहला आदमी हूँ। डेविड उससे पूछता है कि अगर इजराइल ने उससे नाता
तोड़ लिया है और अमेरिकन गवर्नमेंट उसे तंग करना नहीं छोड़ती, तो वो अमेरिका छोड़ के किसी यूरोपियन कंट्री में क्यों नहीं चला जाता जिसके लिए उसके पास सफिशिएंट पैसा भी है। और इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए लैंस्की उसे एक ओल्ड एज होम में ले जाता है, जहां उसका बेटा बर्नार्ड लैंस्की और बडी एडमिट होता है, जो अब खा पी या बोल भी नहीं सकता। और लैंस्की डेविड से कहता है कि बडी का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, और भले ही मीडिया और FBI वाले मुझे जो भी कह लें, पर मियर लैंस्की इतना खूंखार गैंगस्टर भी नहीं है कि किसी हेल्पलेस को अकेला छोड़ के भाग जाए। जो कह के लैंस्की डेविड को जाने को कहता है और अपने बेटे को गले लगा के रोने लगता है, और डेविड उस जगह से चला जाता है और उसकी लैंस्की के बारे में सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। डेविड अपनी रिसर्च और नोट्स लेके अपने घर वापस लौट जाता है, क्योंकि वो लैंस्की की तरह अपने काम की वजह से अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं करना चाहता। और लास्ट सीन में हम लैंस्की को एक बीच पे अकेले वॉक करते हुए देखते हैं, और मूवी के एंड टेक्स्ट में हमें बताया जाता है कि लैंस्की साल 1983 में लंग कैंसर से लड़ते हुए मारा गया, और उसका वो पैसा कभी कोई रिकवर नहीं कर पाया। आज लैंस्की की बनाई हुई कैसीनो इंडस्ट्री से हर साल US गवर्नमेंट को $250 बिलियन की टैक्स इनकम होती है, और इन कैसीनो से 2 लाख लोगों को रोजगार भी मिलता है। एक और ऐसी ही ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।